और जहां तक रही बंगले की बात, तो वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। अगर इसने हमें विला नहीं दिया तो मुझे एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो तेरे बच्चों के लिए मुश्किल होगा। मैं सीधे सीधे बताती हूँ गौतम, अगर तुमने हमें विला नहीं दिया तो तुम्हें अग्रवाल खानदान से निकाल दिया जाएगा और अवनी के लिए हम नया रिश्ता ढूंढने में लग जाएंगे। फिर मुझसे शिकायत मत करना कि तुम्हारी बीवी की हम दूसरी शादी कर रहे हैं। गायत्री देवी के मुंह से अवनी के लिए दूसरी शादी की बात सुनकर उन तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। क्या गौतम अब विला देने के लिए मजबूर हो जाएगा या फिर अभी भी वो अपनी बात पर डटा रहेगा? गौतम ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप दादी सा? किसी का इम्तिहान लेने की भी एक हद होती है और अब आप उस हद से काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अपनी जुबान को लगाम दीजिए। नील ने गौतम का कॉलर पकड़ते हुए कहा, ये तुम किस कदर बदतमीजी से दादी साथ से पेश आ रहे हो? अपनी औकात मत भूलो। याद है ना, इस घर में तुम्हारी औकात बिल्कुल धोबी के कुत्ते जैसी है, जो न घर का है न घाट का। इससे पहले कि गौतम नील को कोई जवाब देता, अवनी गौतम के सामने आकर खड़ी हो गई। अवनी ने नील पर उंगली उठाते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो। गौतम मेरा पति है और उसकी औकात क्या है ये तुम हमें बताने वाले कौन होते हो? पहले तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो, फिर दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना। गायत्री देवी सभी की चिक चिक सुनकर परेशान हो गई थी। उसका सर दर्द के मारे फटने लगा था। गायत्री देवी ने चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ सारे के सारे, मुझे किसी के मुंह से एक शब्द न सुनाई दे। गायत्री देवी ने अनिल की तरफ इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। जैसे ही अनिल गायत्री देवी के पास गया, गायत्री देवी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसके बाद अनिल का अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा। बस कीजिए मासा, अपनी पोती के बारे में इतनी घटिया बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मुझे ये तो पता था कि आप अपने मंसूबे कामयाब करवाने के लिए दूसरों को तकलीफ दे सकती हैं, लेकिन आप इतना नीचे गिर जाएंगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अनिल के मुंह से ये सभी बातें सुनकर गौतम की आंखों में खून उतर आया था। गौतम अनिल की तरफ मुड़ते हुए कहता है, दादी सा ने ऐसा अवनी के बारे में क्या कहा है पापा जी? मुझे बताइए। अनिल का लटका हुआ चेहरा देखकर गौतम बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। दादी सा, ऐसा क्या बोला है आपने अवनी के बारे में पापा जी के कान में, जिसको सुनकर वह अपना होश गवा बैठे हैं? मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं। जब तक बात बहुत दूर तक ना चली जाए तब तक वह इस तरह रिएक्ट नहीं करते, और अगर वह ऐसा कर रहे हैं तो जरूर आपने कोई बहुत ही घटिया बात की है। गायत्री देवी ठहाका लगाते हुए कहती है, अरे भैया, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बस इससे इसकी लड़की का चरित्र पूछ रही थी। कहीं न कहीं कोई खोट होगा, तभी तो तेरे जैसे निखट्टू लड़के से शादी करके इतने समय से आराम से बैठी हुई है और दूसरों से शादी पे भी झिझक रही है। अपनी बीवी के कैरेक्टर के बारे में बात होते हुए और उस पर उंगली उठते हुए देखकर गौतम अपना आपा खो बैठा और बिना कुछ सोचे समझे गायत्री देवी की ओर गुस्से में बढ़ गया। नील सामने आकर उसे चिढ़ाने लगता है, क्या हुआ, सच्चाई सुनकर गुस्सा आ गया? गौतम नील को अपने आप से दूर करने के लिए उसे जोर से धक्का मार देता है और वो पीछे पड़ी टेबल के कोने से टकरा जाता है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत जोरों से दर्द होता है। अनिल और सौरभ भागकर नील के पास जाते हैं। अनिल को गायत्री देवी पर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन अभी भी उसे डर था कि अब क्या होगा। अनिल गायत्री देवी के पास जाता है और कहता है, मासा, गौतम से गलती हो गई, लेकिन किसी भी पति को गुस्सा आता ना। लेकिन गायत्री देवी ने जवाब में पास में रखी टेबल से गर्म चाय का कप उठाकर अनिल की छाती पर फेंक दिया। इतनी ज्यादा गर्म चाय अपनी छाती के ऊपर गिरने पर अनिल दर्द के मारे कराहने लगा। उसने अपनी शर्ट उतार फेंकी। अवनी पानी का ग्लास उठाते हुए अनिल की ओर दौड़ी। डैड, आर यू फाइन? अवनी ने अनिल की छाती के ऊपर ठंडा ठंडा पानी फेंक दिया। दादी सा, दादी सा, आप कैसी माँ है? अपने पोते की खुशी के लिए आप अपने बेटे की जान लेने पर उतर आई हो। आप इतनी नीच निकलोगी, मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। अनिल अवनी की बाजू पकड़ते हुए और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, चलो अवनी, इन बदतमीज लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है।
इनसे बात करना तो ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। ये तो मेरी गलती थी कि मैं समझ बैठा कि इनमें कुछ बदलाव आया है, लेकिन मैं बेवकूफ बिल्कुल गलत था। चलो यहां से, आओ गौतम, तुम भी चलो। वो विला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, इसके इकलौते हकदार सिर्फ तुम हो। जो करना हो अपने विला के साथ करो। मैं इन लालची लोगों के हाथ तुम्हारा विला बर्बाद होने नहीं दूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।